जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्सेस। हम इसमें वर्सेस की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या कहा। देखिए, पहली ये बात है कि तकरीबन 1 सदी पहले, यानी आज से 1 सदी पहले, रॉबर्ट कॉक और लुइस पास्चर के एज तक जो वर्सेस थे इनको कंसीडर किया जाता था कि ये पॉइज़न है, ये जहर है। और उन्हें ये पता था कि ये आम तौर पे ऐसे जहर हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करते हैं। जी, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो प्रेजेंट नोशन है, यानी जो मौजूदा तारीफ़ है वायरसेस की, वो इंटायरली डिफरेंट है, वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। क्यों कि हमें आज पता है कि ये वायरसेस जो हैं ये ऐसे इंटाइटीज़ हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिनके अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। जी, एक न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लिक एसिड में या डीएनए हो सकता है या आरएनए, इनमें से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते। और दूसरा इनका प्रोटीन का कोट होता है, यानी प्रोटीन होती है, प्रोटीनियस कोट है। जी, जो प्रेजेंट नोशन है वो इंटायरली मुख्तलिफ है, वो इंटायरली डिफरेंट है। कैसे कि जो वायरसेस हैं इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड है और बाहर जो है प्रोटीन कोट है। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है या डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है, आरएनए। और ये जो वायरसेस हैं ये किसी होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी तादाद में इजाफा बाहर नहीं कर सकते, होस्ट की बॉडी में इजाफा करते हैं। और जब होस्ट के अंदर रेप्लिकेशन करते हैं, तादाद में इजाफा करते हैं, तो दे काज द डिजीज़। ये लाजिम बात है, बीमारियां फैलाएंगे। और इनकी जो डिजीज़ हैं वो हम नेक्स्ट आगे बात करते रहेंगे, जैसे स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, एड्स है एंड सो ऑन। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज करते हैं। अब देखें वायरोलॉजी क्या होती है। द स्टडी ऑफ वायरस इज़ कॉल्ड वायरोलॉजी। अगर हम वायरसेस को स्टडी कर रहे हैं तो ऐसी बायोलॉजी के ब्रांच को नाम देंगे हम वायरोलॉजी। ये वायरोलॉजी बन जाती है। अच्छा भाई, ये आमतौर पे जितने वायरसेस हैं इनका अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो ये इसका वायरस जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान का है और ये लफ्ज़ विनोम से निकला है। और इस विनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। जी, पॉइजनस फ्लूइड, क्योंकि शुरू में इसे ऐसा फ्लूइड समझा जाता था जिसमें पॉइजन है, यानी ये पॉइजनस फ्लूइड है। और ये जो पॉइजनस फ्लूइड ऐसा है जो नॉन सेलुलर है, यानी इनके अंदर सेल वाली स्ट्रक्चर नहीं है। ये नॉन सेलुलर, इन्फेक्शियस, मुतासर करने वाला, फैलने वाला इंटाइटीज़ हैं, यानी बॉडी हैं, अजसाम हैं। तो वायरसेस जो हैं ये बग़ैर सेल वाले और मुतासर करने वाले अजसाम हैं, बॉडी हैं, इंटाइटीज़ हैं। और इनके अंदर दे लैक, ये नहीं रखते बायोसिंथेटिक मशीनरी। इनके पास जी अपने मटेरियल बनाने वाली मशीनरी, यानी राइबोसोम, एंजाइम वगैरह ये मौजूद नहीं होते। तो इसलिए फिर इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होगी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। क्योंकि इन्होंने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को ये यूटिलाइज़ करना है, इस्तेमाल करना है। और होस्ट की ये बायोसिंथेटिक मशीनरी को जब यूटिलाइज़ करेंगे तो अपने पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं और फिर इसी तरह ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। जी, सबसे पहले जिस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ प्रिवेंशन की गई वो थी ही वायरल डिज़ीज़। जी, और वो वायरल डिज़ीज़ जो है वो कौन सी थी? जी, स्मॉल पॉक्स। सबसे पहले इस पर काम किया था जी एडवर्ड जेनर ने। जी, एडवर्ड जेनर ने 1796 में उसने वैक्सीनेशन का तरीका इंट्रोड्यूस कराया।
लेकिन ये लव्स वैक्सीनेशन लुईस पास्चर ने यूज़ किया था। जो टेक्निक थी वो एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस कराई थी। ये लफ्ज़ वैका से निकला है जिसका मतलब काऊ है। देखें, एडवर्ड जेनर ने 1796 में उसने एक 8 साला लड़के जेम्स फिप्स को वैक्सीनेट किया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। अब कैसे उसने वैक्सीनेट किया कि उसने जो मिल्क मेड थी उसके हैंड पर जो काऊ पॉक्स का लीजन था, जी काऊ पॉक्स का जो मटेरियल था, काऊ पॉक्स का जो पस था, लाज़िम बात है उसके अंदर काऊ पॉक्स वाले जर्म होंगे, उसने वो मिल्क मेड के हैंड पर ये जो काऊ पॉक्स वाला लीजन था ये इंजेक्ट कर दिया, डाल दिया जी उस 8 साला लड़के में, 8 इयर्स बॉय में, जिसका नाम था जेम्स फिप्स। और उसने फिर 8 वीक्स तक वेट किया। ये क्यों वेट किया? ताकि जब ये एंटीजन डाले गए हैं, जर्म डाले गए हैं, तो आगे उसकी बॉडी जो है, लड़के की बॉडी जो है, उसे एंटीबॉडीज़ बनाने का मौका मिल जाए। तो देखें 8 हफ्तों के बाद उस लड़के की बॉडी में इंजेक्ट किए गए जी पस ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ का पस डाला गया, पीप डाला गया, या जिसमें जर्म होंगे स्मॉल पॉक्स के। तो उन्होंने ये देखा कि इस लड़के को जी नो डिजीज़ काज, जी इस लड़के को डिजीज़ नहीं हुई स्मॉल पॉक्स, बल्कि वो वैक्सीनेटेड हो गया अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। क्यों? कि जो काऊ पॉक्स के जर्म हैं यानी वायरसेस हैं, उनकी जो प्रोटीन करैक्टर है वो स्मॉल पॉक्स के जर्म से मिलता जुलता है। तो जब लड़के में काऊ पॉक्स के जर्म डाले गए लीजन की शक्ल में, तो लड़के की बॉडी ने समझा कि ये जी स्मॉल पॉक्स के जर्म आ रहे हैं। तो काऊ पॉक्स के जर्म ने अब लड़के में डिजीज़ तो काज करनी नहीं थी, लेकिन एंटीबॉडीज़ बन गए अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। तो जब लड़के में स्मॉल पॉक्स के जर्म डाले गए तो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद थे, इसलिए उसको डिजीज़ नहीं हुई, वो वैक्सीनेटेड हो गया। तो इसी टेक्निक को एडवर्ड जेनर ने इस्तेमाल करते हुए 23 पर्सन्स को वैक्सीनेट किया था। कैसे? कि वो काऊ पॉक्स के लीजन्स उन बॉडी के अंदर डालता और उनकी बॉडी वैक्सीनेटेड हो जाती अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। जी ये मैंने एडवर्ड जेनर के हवाले से बात की। जी इसके बाद 1884 में चैम्बरलैंड ने, ये पास्चर का एसोसिएट था जी, चैम्बरलैंड ने जी वर्क किया रेबीज जी काजिंग एजेंट पर। अब उसने ये देखा कि ये रेबीज काजिंग जो एजेंट हैं ये फिल्टरेबल है, यानी ये ऐसे फिल्टर से भी गुजर जाते हैं, पोर्सिलेन फिल्टर जिसे कहते हैं, जिसके इतने छोटे सुराख होते हैं कि उनसे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करते। तो उसने किया क्या कि रेबीज काजिंग जो एजेंट थे उन्हें फिल्टर पर रखा, और इस फिल्टर के इतने छोटे सुराख थे कि इसमें से बैक्टीरिया आगे नहीं गुजरते थे। तो उसने देखा कि ये रेबीज काजिंग एजेंट जो हैं ये फिल्टर को क्रॉस कर गए। इस बात के लिखने का मकसद ये है कि ये जो रेबीज काजिंग एजेंट है ये बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया तो इस फिल्टर से गुजरते नहीं है। तो इसका मतलब है जो गुजर गए अब वो बैक्टीरिया नहीं है, वो कोई और एजेंट है, क्योंकि पहले पता नहीं था कि बैक्टीरिया के अलावा और भी कोई छोटी मखलूक वायरसेस मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो रेबीज काजिंग एजेंट हैं यानी वायरसेस हैं, ये ऐसे फिल्टर पेपर, ऐसे पोर्सिलेन फिल्टर से जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजरते, ये वहाँ से गुजर जाते हैं। तो इसलिए फिर इन रेबीज काजिंग एजेंट को कहा गया दीज आर द फिल्टरेबल। ये फिल्टरेबल एजेंट हैं, यानी ऐसे एजेंट हैं जो फिल्टर से भी गुजर जाते हैं। और ये रेबीज फैलती किस तरह है? रैबिड डॉग से, रैबिड फॉक्स से, एंड सो ऑन, जितने मैमल्स हैं, रैट वगैरह हैं। तो अगर ये रैबिड होंगे यानी बावले होंगे तो इनके काटने से ये डिजीज़ फैलती जाती है।
तो डिजीज़ फैलती है काजल ऑर्गेनिज्म, जी ये फिल्टरेबल एजेंट हैं। जी चैम्बरलैंड ने ये कहा था कि रेबीज़ काजिंग जो एजेंट हैं ये पोर्सिलेन फिल्टर से भी क्रॉस कर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं करते। इस लाइन का मकसद यही था कि ये जो एजेंट हैं ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कोई और हैं, तब वायरसेस का पता नहीं था। और फिर आमतौर पे बाद में जी चैम्बरलैंड के बाद में अब एवानुस्की ने काम किया 1892 में। उसने टोबैको मोज़ेक प्लांट पर काम किया और उसने देखा कि एक जो वायरस है, एक एजेंट है जो तंबाकू के पौधे के अंदर डिजीज़ काज करता है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। तो उसने क्या किया कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाले लीव्स थे उनको ग्राइंड किया, रगड़ा, और रगड़ने के बाद उसने उनसे फ़िल्टर कर लिया, क्योंकि जो फिल्ट्रेट हासिल हुआ वो बैक्टीरियल फ्री था। लाज़मी बात उसमें बैक्टीरिया तो नहीं होंगे, फिर कौन से होंगे, ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करने वाले एजेंट तो उसमें होंगे। और उसने कहा था कि ये जो फिल्ट्रेट है ये बैक्टीरियल फ्री फिल्ट्रेट है, क्योंकि बैक्टीरिया इससे क्रॉस ही नहीं कर सकते। तो जब इस बैक्टीरियल फ्री फिल्ट्रेट को किसी हेल्दी टोबैको प्लांट के साथ रखा गया तो देखा गया कि उसमें तो डिजीज़ हो गई। इससे ये क्लियर हो गया कि ये डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं फैली जा रही, बल्कि इसे फैलाने का सबब कोई और एजेंट हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो बाद में ये पता चला कि ये जो असल में ये वायरसेस हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। तो इसी तरह के एजेंट जो डिजीज़ काज करते थे एनिमल के अंदर भी देखे गए, जिससे माउथ एंड फुट डिजीज़, मुंह और खुर की बीमारियां काज होती थीं, और इसी तरह येलो फीवर, यरकान जिसे हम बोलते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये एजेंट जो थे ना सिर्फ प्लांट बल्कि एनिमल में डिजीज़ भी काज करते थे। और इसके बाद 1935 में स्टेनले साइंटिस्ट ने इन टोबैको मोज़ेक वायरस को जो तंबाकू के पौधे के अंदर डिजीज़ काज करते थे क्रिस्टल फॉर्म में अलग कर लिया, यानी दाने की शक्ल में अलग कर लिया। क्यों कि वायरसेस होस्ट के बगैर नॉन लिविंग हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। और फिर देखा गया कि ये इस वायरस की बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर है, सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता, इलेक्ट्रॉन से नज़र आएगा। और इनके अंदर आरएनए है, यानी न्यूक्लिक एसिड है, और बाहर एक प्रोटीन का कोट है। बस दो चीज़ें मौजूद हैं, अंदर न्यूक्लिक एसिड और बाहर जो है प्रोटीन का कोट। तो ये आमतौर पे स्टेनले ने बात की थी। फिर दो साइंटिस्ट थे, एक टीवर्ट और डी हर्ले थे, इन्होंने अलग अलग काम किया। तो टीवर्ट ने ये कहा था कि बाज़ बैक्टीरिया पड़े होते हैं, बैक्टीरिया कॉलोनियाँ, तो उनके अंदर लाइसेस हो जाती है, उनकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। और फिर उसने कहा कि ये तोड़ फोड़ करने वाला जो डाइल्यूटेड फ्लूइड है, अगर उसको एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो लाइसेस का प्रोसेस भी दूसरी कॉलोनी तक ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे ये क्लियर हो रहा था कि इस फ्लूइड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो ये लाइसेस करती है, जो बैक्टीरियम के फटने का सबब बनती है। हाँ, उसने ये भी देखा कि अगर इस डाइल्यूटेड फ्लूइड को हीट कर दिया जाए तो ये लाइसेस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है। और इसके बाद जो है डी हर्ले ने फिर कंफर्म किया कि ये जो लाइसेस करने वाले एजेंट हैं असल में वायरस हैं, और ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, और उन्हें नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज का लफ्ज़ी मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, यानी बैक्टीरिया को खाने वाले। ये जो बैक्टीरिया को खाने वाले होते हैं ये वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।